क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर 5 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। हैबल ने अपने पिता के साथ दूर के गांव से गुवाहाटी आया। वह लोगों के घरों जैसा अजीब चीजों में जाते देखता है जो सड़क पर चलती हैं। वह एक रसोई को भी बहुत से घरों के साथ जाते देखता है। वह आश्चर्य से अपने पिता से पूछता है, पिताजी, हमारा घर इस प्रकार क्यों नहीं चलता जैसे कि उसने गुवाहाटी में देखा। उसके पिता ने बताया, यह घर नहीं है, ये बसें व गाड़ियां हैं। हमारे घरों की तरह ये ईंट व पत्थरों से नहीं बनी होती। इन्हें बनाने में लोहा, एल्युमिनियम जैसी धातुओं का प्रयोग किया जाता है। वे अपने आप नहीं चलते, ये इंजन द्वारा चालित होते हैं और इंजन को चलाने के लिए ऊर्जा आवश्यक होता है। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में धातु से बनी विभिन्न वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। क्या आपने अपने घर में विभिन्न प्रकार घर में प्रयोग की जाने वाली धातु से बनी चीजों की सूची बना सकते हैं? तो आप बना सकते हैं, क्योंकि आपके जितने बर्तन होते हैं वो भी क्या बने होते हैं, जो धातुओं से बने होते हैं। और जो भी आपके जैसे जो आप कहीं कहीं पे दरवाजे भी धातुओं के, लोहे के बने हुए दिखेंगे, रेलिंग दिखेगी, तो बहुत सारी चीजें आपको मिल सकते हैं। तो भूपर्पटी यानी कि भू पृथ्वी की ऊपरी परत विभिन्न खनिजों के योग से बनी चट्टानों से निर्मित है। इन खनिजों को उपयुक्त शोधन करके ही ये धातुएं निकाली जाती थी। खनिज हमारे जीवन का अति अनिवार्य भाग है। लगभग हर चीज में इसका इस्तेमाल होता है। एक छोटी सी सुई से लेकर एक बड़ी सी इमारत या फिर एक बड़े जहाज आदि सभी खनिजों के बने होते हैं। रेलवे लाइन, सड़क, पत्थर, हमारे औजार, मशीनें सभी खनिजों से बने हैं। कारें, बसें, रेलगाड़ियां, हवाई जहाज सभी खनिजों से निर्मित हैं और धरती से प्राप्त ऊर्जा के साधनों के रूप में चालित होते हैं। यहाँ तक कि भोजन में भी खनिज होते हैं जो हम खाते हैं। मनुष्य ने विकास के सभी अवस्थाओं में अपनी जीविका और सजावट, त्योहारों व धार्मिक अनुष्ठान के लिए खनिजों का प्रयोग किया है। देखिए, जैसे उदाहरण के लिए क्या है, खनिज संसाधन में एक आपका दंत मंजन आ जाएगा। खनिज और दंत मंजन में एक उज्जवल मुस्कान। दंत मंजन आपके दांत साफ करते हैं। कुछ आकर्षक खनिज जैसे सिलिका, चूना पत्थर, एल्युमिनियम ऑक्साइड व विभिन्न फास्फेट खनिज स्वच्छता में मदद करते हैं। फ्लोराइड जो दांतों को गलने से रोकता है, फ्लोराइड नामक खनिज से प्राप्त होता है। अधिकतर दंत मंजन टाइटेनियम ऑक्साइड से सफेद बनाए जाते हैं, जो कि रेटल, इल्यूमिनाइट, रियूटाइल, इलेमेनाइट तथा एनाटेज नामक खनिजों से प्राप्त होते हैं। कुछ दंत मंजन जो चमक प्रदान करते हैं, इसका कारण अभ्रक है। टूथब्रश व पेस्ट के ट्यूब पेट्रोलियम से प्राप्त प्लास्टिक की बनी होती है। अब ये ध्यान रखिए, प्लास्टिक कहाँ से बन रही है? पेट्रोलियम से बन रही है। अब ये बताइए कि ये खनिज कहाँ से पाए जाते हैं? तो ये पहले बताया गया था कि भूमि की जो ऊपरी परत है वो किससे बनी है? खनिजों से ही बनी होती है। सभी वस्तुओं के खनिजों की आवश्यकता होती है। सभी सजीव वस्तुओं को खनिज की आवश्यकता होती है। खनिज के बिना जीवन प्रक्रिया नहीं चल सकती। यद्यपि हमारे कुल पौष्टिक उपभोग का केवल 0.3% भाग ही खनिज है। यद्यपि ये इतने महत्वपूर्ण और गुणकारी हैं कि इनके बिना हम 99.7% भोज्य पदार्थों का उपयोग करने में असमर्थ हैं, है ना? क्योंकि आपके दांत भी कहीं ना कहीं खनिजों से ही बने होते हैं। अब खनिज है क्या? वो वैज्ञानिकों के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप में विद्यमान समरूप तत्व है जिसका एक निश्चित अतिरिक्त संरचना है। खनिज प्रकृति के अनेक रूपों में पाए जाते हैं, जिसमें कठोर, हीरा व नरम चूना तक सीमित होता है। इतने खनिज इतने विविध क्यों होते हैं? चलिए इस पे देखते हैं। आप चट्टानों के विषय में पहले ही पढ़ चुके हैं। चट्टानें खनिज के समरूप तत्वों के यौगिक हैं। कुछ चट्टानें जैसे चूना पत्थर के केवल एक ही खनिज से बनी होती हैं, लेकिन अधिकतर चट्टानें विभिन्न अनुपात के अनेक खनिजों का योग है। 2000 से अधिक खनिजों की पहचान की जा चुकी है। लेकिन अधिकतर चट्टानों में केवल कुछ ही खनिजों की बहुलता, यानी बहुत ज्यादा कुछ ही चट्टानों में ज्यादा ज्यादा से ज्यादा जो है खनिज पाए जाते हैं, सारे नहीं पाए जा सकते हैं। एक खनिज विशेष जो निश्चित तत्वों का योग है, उस तत्वों का निर्माण उस समय के भौतिक और रासायनिक परिस्थितियों के निर्माण के परिणाम पर निर्भर है कि उस समय कैसी परिस्थितियां रही होंगी, कैसी भौगोलिक दशाएं रही होंगी, ये इन पर निर्भर करता है।
इसके फलस्वरूप ही खनिजों में विविध रंग आते हैं, कठोरता होती है, चमक होती है, घनत्व होता है और विविध क्रिस्टल पाए जाते हैं। भूवैज्ञानिक इन्हीं विशेषताओं के आधार पर खनिजों का वर्गीकरण करते हैं। अब भूवैज्ञानिकों ने क्या कहा, चलिए इसको देखते हैं। भूगोलविद ने भूवैज्ञानिकों द्वारा खनिजों का अध्ययन किया। इसमें क्या है, भूगोलविद स्थल कृतियों को बेहतर जानकारी हेतु खनिजों का अध्ययन व भूपृष्ठ पर एक अंश के रूप में करते हैं। भूगोलवेत्ता खनिज संसाधनों का वितरण व खनिजों से संबंधित आर्थिक प्रक्रियाओं में ज्यादा रुचि रखते हैं, परंतु एक भूवैज्ञानिक खनिजों की निर्माण प्रक्रिया और इसकी आयु और खनिजों के भौतिक और रासायनिक संगठन से संबंधित विषयों की जानकारी रखते हैं। सामान्य व वाणिज्यिक व्यापारिक उद्देश्य हेतु खनिज निम्न प्रकार वर्गीकृत किए जाते हैं। देखिए इनका वर्गीकरण देख लेते हैं। पहले खनिजों का वर्गीकरण देखिए। खनिज कितने, एक धात्विक खनिज होता है, अधात्विक होता है और ऊर्जा खनिज होता है। धात्विक खनिज में भी तीन तरह के होते हैं, जैसे लौह धातु जिसमें लोहे के अंश होते हैं, जैसे लोहा, लौह में अयस्क, मैग्नीज, निकिल, कोबाल्ट, और अलौह जैसे तांबा, सीसा, जस्ता और बॉक्साइट। बहुमूल्य खनिज जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि। आधात्विक में अभ्रक होता है, नमक होता है, पोटाश, सल्फर, चूना, चूना पत्थर, संगमरमर, बलुआ पत्थर। और ऊर्जा खनिज में कौन कौन से आते हैं, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया और प्राकृतिक गैस हो गई। तो खनिजों का वर्गीकरण अगर जो करने को आता है आपको, तो आप तीन तरह के खनिज बताएंगे। पहला होगा धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। कौन कौन से, धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। धात्विक में लोहे से संबंधित होंगे, लौह धातु से संबंधित जैसे लोहा, मैग्नीशियम, मैग्नीज, निकिल, कोबाल्ट। और अलौह जैसे तांबा, में लोहा नहीं होगा, जैसे तांबा, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट। बहुमूल्य खनिज में सोना, चांदी, प्लेटिनम आ जाएंगे। आधात्विक खनिज में क्या आएंगे, अभ्रक, मैंगनीज, पोटास, सल्फर, चूना पत्थर, संगमरमर, बलुआ पत्थर। और ऊर्जा खनिज में जानते हैं कोयला, पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब आएंगे। ऊर्जा खनिजों की उपलब्धता कहाँ पाए जाते हैं, सामान्यतः खनिज अयस्कों में पाए जाते हैं। किसी भी खनिज के अन्य अवयवों या तत्वों के मिश्रण या संचयन हेतु अयस्क शब्द का प्रयोग किया जाता है। खनन के आर्थिक तत्व भी हैं, आर्थिक महत्व भी तभी है जब अयस्कों में खनिजों की संचय पर्याप्त मात्रा में हो। खनिजों के खनन की सुविधा इनके निर्माण व संरचना पर निर्भर है। खनिज सुविधा इसके मूल्य को निर्धारित करती है, अतः हमारे लिए मुख्य शैल समूहों को समझना अत्यंत आवश्यक है। इनमें ये खनिज पाए जाते हैं, प्रायः निम्न शैल समूहों में पाए जाते हैं। कौन सा है, पहला देखिए, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। आग्नेय या कायांतरित चट्टानों में खनिज दरार, जोड़ों, भ्रंशों व विदरों में मिलते हैं। छोटे जमाव शिराओं के रूप में और बृहद जमाव परत के रूप में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, आग्नेय अथवा कायांतरित चट्टानों के में खनिज दरारों, जोड़ों, भ्रंशों व विदरों में मिलते हैं। छोटे जमाव शिराओं के रूप में और बृहद जमाव परत के रूप में पाए जाते हैं। इनका निर्माण भी अधिकतर उस समय होता है जब ये तरल और गैसीय अवस्था में दरारों के सहारे भूपृष्ठ की ओर धकेले जाते हैं। ऊपर आते हुए ठंडे होकर जम जाते हैं। ये मुख्य धात्विक खनिज जैसे कि कौन सा हो गया, जस्ता, तांबा, जिंक, सीसा, इस तरह की शिराओं और जमाव के रूप में प्राप्त होते हैं। आते हैं दूसरा क्या है, अनेक खनिज अवसादी चट्टानों से। पहले क्या था, कायांतरित और आग्नेय चट्टानें। दूसरा है अनेक खनिज अवसादी चट्टानों के अनेक खनिज स्तरों, संस्तरों या परतों में पाए जाते हैं। इनका निर्माण क्षैतिज परतों के निक्षेपण, संचयन, जमाव का परिणाम है। कोयले तथा कुछ अन्य प्रकार के लौह अयस्कों का निर्माण लंबी अवधि तक अत्यधिक उष्मा और दबाव का परिणाम है। अवसादी चट्टानें में दूसरी श्रेणी के खनिजों में जिप्सम, पोटाश, नमक, सोडियम आदि मिलते हैं। और ये किसमें मिलते हैं, ये मिलते हैं आपको अवसादी चट्टानों में। इनका निर्माण विशेषकर शुष्क प्रदेशों में वाष्पीकरण के फलस्वरूप होता है। देखिए फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, खनिजों के निर्माण की एक अन्य विधि धरातलीय चट्टानों का अपघटन है। चट्टानों के घुलनशील तत्वों के अपरदन के पश्चात अयस्क वाली विशिष्ट चट्टानें रह जाती हैं। ऑक्साइड का निर्माण इसी प्रकार होता है। पहाड़ियों के आधार पर तथा घाटी तल के रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में
कुछ खनिज पाए जाते हैं। ये निक्षेप प्लेसर निक्षेप के नाम से जाने जाते हैं। इनमें ऐसे खनिज होते हैं जो जल द्वारा घर्षित नहीं होते। इन खनिजों में सोना, चांदी, टिन व प्लेटिनम प्रमुख है। महासागरीय जल में भी विशाल मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश के व्यापक रूप से वितरित होने के कारण इनकी आर्थिक सार्थकता कम है। फिर भी सामान्य नमक, मैग्नीशियम और बोरोमाइन ज्यादातर समुद्र जल से ही प्रग्रहित होते हैं। महासागरीय तली भी एक मैंगनीज ग्रंथिकाओं में धनी है। आगे देखिए क्या है, एक रोचक तथ्य देखिए, रेड होल क्या होता है। रेड होल खनन, क्या आप जानते हैं कि भारत में अधिकांश खनिज राष्ट्रीयकृत हैं और इनका निष्कर्षण सरकार की अनुमति के पश्चात ही संभव है, किंतु उत्तर पूर्वी भारत के अधिकांश जनजातीय क्षेत्रों में खनिजों का स्वामित्व व्यक्तिगत व समुदायों को प्राप्त है। मेघालय में कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर एवं डोलोमाइट के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। जोवाई व चेरापूंजी में कोयले के खनन परिवार के सदस्य द्वारा एक लंबी संकीर्ण सुरंग के रूप में किया जाता है, जिसे रेड होल खनन कहते हैं। मतलब चूहे की तरह, जिसे चूहा छेद करता चला जाता है ना, इसीलिए इसका नाम ही रख दिया गया रेड होल खनन। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इन क्रियाकलापों को अवैध घोषित किया है और सलाह दी है कि इसे तुरंत रोका जाना चाहिए। एनजीटी जो होता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, कहता है इस तरह की क्रियाएं नहीं होनी चाहिए। भारत अच्छे और विविध प्रकार के खनिज संसाधनों में सौभाग्यशाली है। मतलब यहाँ पर अच्छे खनिज संसाधन और बहुत सारे अनेक प्रकार के खनिज संसाधन उपलब्ध हैं। यद्यपि इसका वितरण असमान है, मतलब एक ही जगह नहीं पाया जाते, कहीं कौन सा पाया जा रहा है, कहीं कौन सा पाया जा रहा है। जैसे मोटे तौर पर प्रायद्वीपीय चट्टानों में कोयले, धात्विक खनिज, अभ्रक व अन्य अनेक धात्विक खनिजों के अधिकांश भंडार पाए जाते हैं। प्रायद्वीप के पश्चिम और पूर्वी पर्शों में गुजरात और असम की तलछट चट्टानों में अधिकांश खनिज तेल निक्षेप में पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय शैल क्रम के साथ राजस्थान में अनेक अलाव खनिज पाए जाते हैं। उत्तरी भारत में विस्तृत जलोढ़ मैदान आर्थिक महत्व के खनिजों में लगभग विहीन है। ये विभिन्नताएं खनिजों की रचना में अंतर्ग्रस्त भूगर्भिक संरचनाओं, प्रक्रियाओं और समय के कारण है। आइए अब भारत के प्रमुख खनिजों के वितरण पर ध्यान देते हैं। सदैव स्मरण रखने की है कि अयस्क में खनिज का सांद्रण उत्खनन की सुगमता और बाजार की निकटता हो कभी किसी संचय की आर्थिक जीविता को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः मांग की पूर्ति के लिए अनेक संभव विकल्प से चयन करना पड़ता है। ऐसे हो जाने के बाद एक खनिज निक्षेप भंडारक खदान में परिवर्तित हो जाता है। अब आता है लौह खनिज के बारे में पढ़ते हैं। अब लौह खनिज की चर्चा करेंगे। लौह खनिज धात्विक खनिजों के कुल उत्पादन मूल्य के प्रदान 3/4 का योगदान करते हैं। ये धातु शोधन उद्योगों के विकास को मजबूत आधार प्रदान करते हैं। भारत अपने घरेलू मांग को पूरा करने के पश्चात सबसे बड़ी मात्रा में धात्विक खनिज को निर्यात करता है। लौह अयस्क, आयरन ओर। लौह अयस्क एक आधारभूत खनिज है। औद्योगिक विकास की रीढ़ है। भारत में लौह अयस्क के विपुल संसाधन विद्यमान है। भारत उच्च कोटि के लौहांश युक्त लौह अयस्क में धनी है। मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क। अब अगर जो आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन सा अयस्क बढ़िया है लौह का, तो मैग्नेटाइट, ये ध्यान रखिए, जिसमें 70% लोहांश पाया जाता है। इसमें सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होते हैं। किसमें? मैग्नेटाइट में, जो विद्युत उद्योग में विशेष रूप से उपयोगी है। हेमेटाइट सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक अयस्क है। कौन सा? ये हेमेटाइट। पहले आपने पढ़ा मैग्नेटाइट, फिर हेमेटाइट आता है। औद्योगिक लौह अयस्क है जिसका अधिकतम मात्रा में उपभोग हुआ है, किंतु इसमें लौहांश की मात्रा मैग्नेटाइट की अपेक्षा थोड़ी कम होती है। इसमें लौहांश कितना हो रहा? 50 से 60%। उसमें कितना था? लगभग 70% था उसमें। किसमें? मैग्नेटाइट में। वर्ष 2018-19 में लौह अयस्क का लगभग समस्त उत्पादन, यानी कितना? लगभग
97% उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड में हुआ और शेष उत्पादन 3% अन्य राज्यों में। पहले 97 कहाँ होता है? उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में और झारखंड में। क्या आप जानते हैं कि कन्नड़ भाषा में कुदरे कुदरे शब्द का अर्थ है घोड़ा। कर्नाटक के पश्चिमी घाट में सबसे ऊंची चोटी घोड़े के मुख से मिलती जुलती है। बैलाडीला की पहाड़ियां बैल के डील या हम्प से मिलती जुलती, इसलिए इन्हें बैलाडीला बोला जाता है ना। और कुदरे तो जानते हैं, कुदरे का तो घोड़ा होता है, और जो पश्चिमी घाट की जो ऊंची चोटियां हैं ये घोड़े के मुख से मिलती जुलती है, और मिलती जुलती इसका कारण इसका नाम इसी तरह इनका नाम पड़ता है। ये लौह अयस्क की खदान दिखाई गई है। भारत में लौह अयस्क की पेटियां कहाँ कहाँ है? उड़ीसा और झारखंड पेटी। उड़ीसा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का अयस्क मयूरभंज और केंदुर झर जिलों में बादाम पहाड़ियों से निकाला जाता है। कहाँ? उड़ीसा में मयूरभंज से और केंदुझर से। मयूरभंज, केंदुझर कहाँ? उड़ीसा में। और इसी से सन्निध झारखंड में सिंह भूमि में गुआ और नोआ मुंडी से हेमेटाइट अयस्क का खनन किया जाता है। कहाँ से? झारखंड में सिंह भूमि जिले से गुआ और नोआ मुंडी। अब आता है दुर्ग, बस्तर, इंद्रपुर पेटी। यह पेटी महाराष्ट्र के छत्तीसगढ़ राज्य में पाई जाती है। छत्तीसगढ़ बस्तर जिले के बेलाडीला पहाड़ी श्रृंखलाओं में अति उत्तम कोटि का हेमेटाइट पाया जाता है, जिसमें कि इसकी गुणवत्ता के लौ के 14 जमा मिलते हैं। इसमें इस्पात बनाने के लिए आवश्यक सर्वश्रेष्ठ भौतिक गुण विद्यमान है। इस खाद्यान्न को लौह अयस्क विशाखापट्टनम से जापान और दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है। बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु, तुमकुरु पेटी। कर्नाटक की इस पेटी में लौह अयस्क की वृहद राशि संचित है। कर्नाटक में पश्चिम क्षेत्र में अवस्थित केंद्रमुख कहाँ है? केंद्रमुख में है। और वो झारखंड में कहा था? सिंह भूमि में था, है ना। तो यहाँ पर खाने 100% निर्यात इकाई है। केंद्रमुख निपेक्ष संसार के सबसे बड़े निपेक्षों में से एक माना जाता है। लौह अयस्क करदम रूप में पाइपलाइन द्वारा मंगलुरु के निकट एक पत्तन पर भेजा जाता है। महाराष्ट्र गोवा पेटी। महाराष्ट्र गोवा पेटी देखते हैं। यह पेटी गोवा और महाराष्ट्र के राज्य की रत्नागिरी जिले में स्थित है। यद्यपि यहाँ का लोहा उत्तम प्रकार का नहीं है, तथापि इसका क्षमता से दोहन किया जा रहा है। मरमा गोवा पत्तन से इसका निर्यात किया जाता है। और यहाँ पे देखिए पहले क्या था? उड़ीसा में कहा था? उड़ीसा में मयूरभंज में और कंदूर में, झारखंड में सिंह भूमि में, और ये जो आपका कर्नाटक वाला था ये था कहाँ? केंद्रमुख में। अब मैंगनीज के बारे में डिस्कस करते हैं। लोहा के बारे में डिस्कस किया। मैंगनीज मुख्य रूप से इस्पात के निर्माण के प्रयोग किया जाता है। 1 टन इस्पात बनाने के लिए लगभग 10 किग्रा मैंगनीज की आवश्यकता होती है। इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाएं और पेंट बनाने में किया जाता है। किसका? मैंगनीज का। अब देखिए यहाँ पर जो मैंगनीज उत्पादक देश हैं उनके बारे में। अब ये मैप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लौह अयस्क क्षेत्र जो है, यहाँ पर देखिए ये लौह अयस्क क्षेत्र आपको दिखाया गया है। ये है एक मयूरभंज के पास में है, जो कि आपका ये पड़ता है कहाँ? उड़ीसा में। फिर ये आपका यहाँ पे है, ये लौह अयस्क की खाने हैं यहाँ पर, और लौह अयस्क के निर्यातक पत्तन जो आपको दिख रहे हैं, जैसे विशाखापत्तनम, पारादीप। और मैंगनीज का उत्पादन जो है आपको दिखाया गया है, और अब्रक का स्टार से। तो ये आपके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है मैप, और यहाँ से पूछा जा सकता है। आगे देखिए अलौह खनिज क्या है? भारत में अलौह खनिजों की संचित राशि एवं उत्पादन अधिक संतोषजनक नहीं है। यद्यपि ये खनिज इनमें तांबा, बॉक्साइट, सीसा और सोना आते हैं। धातु शोधन, इंजीनियरिंग व विद्युत उद्योगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए हम तांबा बॉक्साइट के वितरण समझें। तांबा क्या है? तांबा भारत में तांबे के भंडार और उत्पादन क्रांतिक रूप में न्यून है, मतलब बहुत कम मात्रा में तांबा
उपलब्ध हो रहा है। धातुवर्ध या मीएबल तान्य और ताप सुचालक होने के कारण तांबा का उपयोग मुख्यतः बिजली के तार बनाने, इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन उद्योगों में किया जाता है। मध्य प्रदेश के बालाघाट खदान देश में लगभग 25%। कहाँ है ये? मध्य प्रदेश में है। और वो कहाँ पे? बालाघाट में। झारखंड में सिंहभूम जिला भी तांबे के प्रमुख उत्पादक है। राजस्थान में खितड़ी, ये इंपॉर्टेंट है, राजस्थान का खितड़ी पूछा जा सकता है ना। ये तांबे उत्पादन के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। हम बॉक्साइट के बारे में देखते हैं। बॉक्साइट, यद्यपि अनेक अयस्कों में एल्युमिनियम पाया जाता है, परंतु सबसे अधिक एल्युमिनियम क्ले जैसे देखने वाले पदार्थ बॉक्साइट से ही प्राप्त किए जाते हैं। बॉक्साइट निक्षेपों में एल्युमिनियम सिलिकेटों से समृद्ध व्यापक भिन्नता वाली चट्टानों के विघटन से होती है। एल्युमिनियम एक महत्वपूर्ण धातु है क्योंकि यह लोहे जैसी शक्ति के साथ साथ अत्यधिक हल्का एवं सुचालक भी होता है। इसमें अत्यधिक आघातवर्धता भी पाई जाती है। मियाबिलिटी किसमें पाई जाती है? एल्युमिनियम में भी। ये मजाल खंड में ये तांबा खदान यहाँ पे है। आगे देखते हैं। इस तरह बॉक्साइट खदान से निकाला जाता है बॉक्साइट। भारत में बॉक्साइट के निक्षेप मुख्यतः अमरकंटक पठार, मैकाले पहाड़ियां, बिलासपुर, कटनी के पठार प्रदेशों में पाए जाते हैं। कहाँ पे बॉक्साइट? अमरकंटक पठार, मैकाले पहाड़ियां, बिलासपुर, कटनी के पठारी भाग प्रदेशों में पाए जाते हैं। उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। उड़ीसा में सबसे ज्यादा बॉक्साइट मिल रहा है। यहाँ कोरापुट जिले में पंचपतमाली निक्षेप राज्यों में के सबसे महत्वपूर्ण बॉक्साइट निक्षेप हैं। बॉक्साइट निक्षेप हैं। अब जरा सोचे, रोचक तथ्य देखिए। क्या है? एल्युमिनियम की खोज के बाद सम्राट नेपोलियन तृतीय ने अपने कपड़ों पर एल्युमिनियम से बने हुक व बटन पहनता था। वह अपने खास मेहमानों को एल्युमिनियम से बने बर्तनों में भोजन कराता और आम मेहमानों को सोने व चांदी के बर्तनों में भोजन परोसता। इस घटना के 30 वर्ष बाद पेरिस में भिखारियों के पास एल्युमिनियम के बर्तन एक आम बात थी। अब आते हैं आधात्विक खनिज। इसमें आधात्विक में क्या आएगा? अभ्रक। अभ्रक एक ऐसा खनिज है जो प्लेटों और पत्रण क्रम में पाया जाता है। इसका चादरों में विपटन स्पिल्ट आसानी से हो सकता है। ये परतें इतनी महीन हो सकती हैं कि इसके 1000 परतें कुछ सेंटीमीटर ऊंचाई में समाहित हो सकती हैं। अभ्रक पारदर्शी काले, हरे, लाल, पीले व भूरे रंग का हो सकता है। इसकी सर्वोच्च परावैद्युत शक्ति ऊर्जा ह्रास का निम्न गुणांक, विंस वाहन के गुण और उच्च वोल्टेज की प्रतिरोधिता के कारण अभ्रक विद्युत व इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में प्रयुक्त होने वाले अपरिहार्य खनिजों में से एक है। अभ्रक के निक्षेप छोटा नागपुर पठार के उत्तरी पठारी किनारों पर पाए जाते हैं। बिहार, झारखंड की कोडरमा, गया, हजारीबाग पेटी अग्रणी उत्पादक है। राजस्थान के मुख्य अभ्रक उत्पादक क्षेत्र अजमेर के आसपास हैं। आंध्र प्रदेश के नल्लौर, यहाँ पे देखिए नल्लौर अभ्रक पेटी भी देश की महत्वपूर्ण उत्पादक पेटी है। अब आते हैं चट्टानी खनिज क्या है। चट्टानी खनिज में हमारा पहला आता है चूना पत्थर। चूना पत्थर कैल्शियम या कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है। यहाँ अधिकांश अवसादी चट्टाने में पाया जाता है। चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का एक आधारभूत कच्चा माल होता है और लौह प्रगलन की भट्टियों में के लिए अनिवार्य होता है। प्रगलन भट्टी जो बनाई जाती है लोहे को गलाने के लिए, तो इसमें चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता है। खनन के धोतक उद्योग बनाने से रोकने के लिए दृढ़ सुरक्षा विनियम और पर्यावरणीय कानूनों का कार्यान्वयन आवश्यक अनिवार्य है। खनन के जोखिम और खतरे देख लेते हैं। क्या आप कभी खनिजों और आपके जीवन में सुविधाजनक बनाने के लिए किए गए प्रयासों के बारे में सोचा है? खनन व खनिकों के स्वास्थ्य और पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? खदानों में काम करने वाले श्रमिक लगातार धूल व हानिकारक धुएं में सांस लेते हैं और फेफड़े संबंधी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। खदानों की छतें गिरने, सैलाब आने, जल प्लावित होना, कोयले की खदानों में आग लगने आदि खतरे खदानों के
श्रमिकों के लिए स्थायी है। खदान क्षेत्रों में खनन के कारण जल स्रोत संदूषित हो जाता है और विशिष्ट पदार्थों द्वारा तरल खनिज तरल के मलबे के खत्ता लगने से भूमि व मिट्टी का अवक्षय होता है और सरिताओं और नदियों में प्रदूषण बढ़ता है। इससे होता है, खनन से होता है। आगे देखिए, खनिजों का संचरण। हम सभी को उद्योग और कृषि के खनिज निक्षेपों और उनमें विनिर्मित पदार्थों पर भारी निर्भरता सुपरिचित है। खनन योग्य निवेश की कुल राशि असार्थक अंश है, अर्थात भूप्रपट्टी पर का 1%। जिन खनिज संसाधनों के निर्माण सांद्रण में लाखों वर्ष लगे हैं, हम उनका शीघ्रता से उपभोग कर रहे हैं। खनिज निर्माण की प्रक्रिया भूगर्भिक प्रक्रियाओं की इतनी धीमी है कि उनके वर्तमान उपभोग की दर की तुलना में उनका पुनर्भरण की दर अपरिमित रूप से थोड़ी है। इसीलिए खनिज संसाधन सीमित और अनवीनीकरणीय योग्य है, यानी कि इनका पुनः नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है। जो खनिज जो संसाधन है, तो समृद्ध खनिज निपेक्ष हमारे देश की अत्यधिक मूल्यवान संपत्ति है, लेकिन ये अल्पजीवी है। अयस्कों के सतत उत्खनन में लागत बढ़ती है, क्योंकि खनिजों के उत्पादन की गहराई बढ़ने के साथ उसकी गुणवत्ता भी घटती चली जाती है। गहराई बढ़ रही है तो उनकी उत्पादकता भी बेकार हो रही है, अच्छी किस्म का वो नहीं मिल रहा है। आपने खनिज संसाधनों को सुनियोजित और सतत पोषणीय ढंग से प्रयोग करने के तालमेल युक्त प्रयास करना चाहिए। मतलब सतत जो ये शब्द है, सुनियोजित और सतत पोषणीय ढंग, तो ये ऐसा है कि उसका प्रयोग ऐसे किया जाए कि आगे के लिए, आगे की जो पीढ़ियां हो उनके लिए भी वो उपलब्ध हो सके। तो निम्न कोटि के अयस्कों का कम लागतों पर प्रयोग करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का सतत विकास करते रहना होगा। धातुओं का पुनः चक्रण, रत्ती धातुओं का प्रयोग और अन्य प्रतिस्थापनों का उपयोग भविष्य में हमारे खनिज संसाधनों के संचरण के जो खनिज संसाधनों के संरक्षण के उपाय हैं। अब देखिए, ऊर्जा संसाधन देखते हैं। ऊर्जा संसाधन में क्या आता है? जिस ऊर्जा सभी क्रियाकलापों के लिए आवश्यक है, खाना पकाने में, रोशनी व ताप के लिए, गाड़ियों को चलाने में, उद्योगों में मशीन के संचालन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा का उत्पादन खनिजों और कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, विद्युत से किया जाता है। ऊर्जा संसाधनों को परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। परंपरागत साधनों में लकड़ी, उपले, कोयले, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा विद्युत सम्मिलित है। गैर परंपरागत साधनों में क्या आते हैं? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय, बायोगैस। ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पे। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और भूतापीय, बायोगैस और परमाणु ऊर्जा भी शामिल किए जाते हैं। ग्रामीण भारत में लकड़ी व उपले बहुतायत में प्रयोग किए जाते हैं। एक अनुमान के अनुसार ग्रामीण घरों में आवश्यक ऊर्जा के 70% से अधिक इन दो साधनों से प्राप्त होता है, लेकिन अब घटते वन क्षेत्र के कारण इनका उपयोग करते रहना कठिन होता जा रहा है। इसके अतिरिक्त उपलों का उपभोग भी हतोत्साहित किया जा रहा है, क्योंकि इससे सर्वाधिक मूल्यवान खाद्य का उपभोग होता है, जिसे कृषि में प्रयोग, यानी कि जो खाद बनेगी, जैसे उपले जल जाते हैं तो क्या होता है कि उसमें से उसमें मान तो प्राप्त हो गया, लेकिन बाकी वेस्ट हो गया। तो ये उपलों को जो है हटा के जो वो खाद है, गोबर की खाद प्रयोग की जाएगी कृषि में, तो ज्यादा ही सार्थक सिद्ध होगा, है ना, ज्यादा ही उपयोगी रहेगा। अब परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं? भारत में कोयला बहुतायत में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। यह देश की ऊर्जा आवश्यकताओं का महत्वपूर्ण भाग प्रदान करता है। इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन और उद्योगों और घरेलू जरूरतों के लिए ऊर्जा की आपूर्ति के लिए किया जाता है। भारत अपनी वाणिज्यिक ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मुख्यतः कोयले पर निर्भर है। जैसा कि आप पहले ही से ही जानते हैं कि कोयले का निर्माण पादप पदार्थों के लाखों वर्ष के, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कोयले पे आता है तो आप ऐसे लिखेंगे कि कोयला का निर्माण वो लाखों वर्षों तक संपीड़न से हुआ। इसके लिए संपीड़न की मात्रा और गहराई और दबने समय के आधार पर कोयले अनेक रूपों में पाया जाता है। दलदल में क्षय होते समय पादपों में पिट उत्पन्न हो जाता है, और पिट उत्पन्न हो जाता है जिसमें कम कार्बन, नमी की उच्च मात्रा और ताप और क्षमता होती है। लिग्नाइट एक
निम्न कोटि का भूरा कोयला है जो यह मुलायम होने के साथ अधिक। अब यहाँ पे देखिए ये कोयला खदान का आंतरिक दृश्य है। इस तरह से कोयला वहां से निकाला जाता है खदानों से, है ना। आगे देखिए ये जो है कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है भारत में। ये कोयला क्षेत्र है, खाने कोयला क्षेत्र पहले तो ये हो गए, ये कोयला क्षेत्र है। और यहाँ पर तेल क्षेत्र कौन कौन से हैं देखिए। तेल क्षेत्र, ये तेल क्षेत्र है जो, है ना। तेल क्षेत्र है जैसे बेसिन में पाया जाए, मुंबई हाई में पाया जा रहा है। बम्बई हाई आपको मैपिंग में पूछ लिया जाएगा कि बम्बई हाई कहाँ है, कैसे यहाँ पे कोयला तेल उत्पादन हो रहा है। और मुख्य सुरक्षित प्राकृतिक गैस के लिए प्राकृतिक गैस वाले क्षेत्र भी आपको दिखाए गए हैं, है ना। बड़ोदरा के पास में और कई जगहों पे, झरिया, बोकारो, रानीगंज, यहाँ पे क्या है कोयला क्षेत्र है ये। सिंगरौली, कोरबा, तलचर, सिंगरैनी, तो ये आपके कोयला क्षेत्र हो गए। तो इसमें से मैपिंग के लिए सबसे अच्छा से पूछा जा सकता है। देन अब ये नमी युक्त होता है लिग्नाइट का। अब यहाँ कोयले खदान का बाह्य दृश्य है, इस तरह कुछ बाह्य दृश्य होता है। तो लिग्नाइट के प्रमुख भंडार तमिलनाडु की नेवेली में मिलते हैं और विद्युत उत्पादन में प्रयोग किए जाते हैं। गहराई में दबे और अधिक तापमान से प्रभावित कोयलों को विटामिन कोयला कहा जाता है। वाणिज्यिक प्रयोग में यह सर्वाधिक लोकप्रिय है। धातु शोधन में उच्च श्रेणी के विटामिन कोयले का प्रयोग किया जाता है। जो धातु की सफाई करी जाती है तो ये विटामिन कोयला गला के जो बनाई जाती है धातु, तो ये विटामिन कोयले का प्रयोग किया जाता है। जिसका लौह के प्रगलन में विशेष महत्व है। एंथ्रेसाइट सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला होता है। सबसे अच्छा कोयला क्या है? एंथ्रेसाइट है। उसके बाद विटामिन कोयला, फिर लिग्नाइट आता है। भारत में कोयला दो प्रमुख भूगर्भिक युगों के शैल क्रमों में पाया जाता है। पहला है गोंडवाना जिसकी आयु लगभग 200 लाख वर्ष से कुछ अधिक है, और दूसरी है टेरशरी निक्षेप जो लगभग 55 लाख, जो कह रहा है लगभग 55 लाख वर्ष पुराने हैं। गोंडवाना कोयले और धातु शोधन कोयला है जो के प्रमुख संसाधन दामोदर घाटी, पश्चिमी बंगाल और झारखंड, झरिया, रानीगंज, बोकारो में स्थित है जो महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है। गोदावरी, महानदी, सोन व वर्धा नदी घाटियों में भी कोयले के जमाव पाए जाते हैं। टेरशरी कोयला क्षेत्र उत्तर और पूर्वी राज्यों मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, गोंडवाना में पाया जाता है। स्मरण रहे कि कोयला स्थूल पदार्थ है जिसका प्रयोग करने से इसका भार घटता है क्योंकि यह राख में परिवर्तित हो जाता है। इसी कारण भारी उद्योग और ताप विद्युत ग्रह क्षेत्र अथवा उनके निकट ही स्थापित किए जाते हैं। अब पेट्रोलियम के बारे में, यह भी ऊर्जा संसाधन है। भारत में कोयले के पश्चात ऊर्जा का दूसरा प्रमुख साधन पेट्रोलियम या खनिज तेल है। यह ताप व प्रकाश के लिए ईंधन व मशीनों के स्नेहक और अनेक विनिर्माण जैसे कि उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करता है। तेल शोधनशालाएं, संश्लेषित वस्त्र, उर्वरक, असंख्य रासायनिक उद्योगों में एक नोडीय बिंदु का काम करती हैं। भारत में अधिकांश पेट्रोलियम की उपस्थिति टर्शरी युग की शैल संरचनाओं के अपनित व भ्रंश ट्रैप में पाई जाती है। वलन अपनति व गुंबदों वाले प्रदेशों में यह वहां पाया जाता है जहां ऊर्ध्वलन के शीर्ष में तेल ट्रैप होता है। तेल धारक परत सारंध, चूना पत्थर या बलुआ पत्थर होता है जिसमें से तेल प्रवाहित हो सकता है। मध्यवर्ती असरंध परतें तेल के ऊपर उठने व नीचे रिसने से रोकती हैं। पेट्रोलियम सरंध व असरंध चट्टानों के बीच भ्रंश ट्रैप में पाया जाता है, यानी कि दो चट्टानों के बीच में, एक इधर एक इधर, इनके बीच में जो होगा तो ये आपका पेट्रोलियम पाया जाएगा, है ना, पेट्रोल। भारत में बॉम्बे हाई, ये ध्यान रखिए, बॉम्बे हाई, गुजरात और असम प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक हैं। तो आपका कोयला उत्पादन क्षेत्र पूछ सकता है, पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र। भारत में मानचित्र में 3 प्रमुख अपतटीय क्षेत्र चिन्हित करें। अलंकेश्वर गुजरात के सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है। भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है। भारत असम का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है। डिगबोई, नहरकटिया और मोरन हुगरीजन और इस राज्य के महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। अब आते हैं प्राकृतिक गैस। ये भी एक ऊर्जा का संसाधन है।
प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के भंडारण में पाई जाती है। जब जब कच्चे माल को सतह पर लाया जाता है, जो कच्चे तेल को सतह पर लाया जाता है, यह मुक्त होती है। इसका उपयोग घरेलू और औद्योगिक ईंधन के रूप में किया जा सकता है। इसका उपयोग बिजली क्षेत्र में ईंधन के रूप में बिजली पैदा करने के लिए, उद्योगों को हीटिंग के उद्देश्य के लिए, रासायनिक, पेट्रोकेमिकल और उर्वरक उद्योगों में कच्चे माल के रूप में, परिवहन ईंधन के रूप में और खाना पकाने के ईंधन के रूप में किया जाता है। गैस के बुनियादी ढांचे में विस्तार और स्थानीय शहर गैस वितरण (सीओडी) नेटवर्क के विस्तार के साथ प्राकृतिक गैस पसंदीदा परिवहन ईंधन (सीएनजी) और घरों में खाना पकाने के ईंधन (पीएनजी) के रूप में भी उभर रहा है। भारत में प्रमुख गैस भंडार मुंबई हाई अन्य संबद्ध क्षेत्र पश्चिमी तट पर पाए जाते हैं, जिनको खंभात बेसिन में पाए जाने वाले क्षेत्र संपूरित करते हैं। पूर्वी तट पर कृष्णा गोदावरी बेसिन में प्राकृतिक गैस के नए भंडार की खोज की गई। आगे देखिए, यहाँ पर आपको आणविक और तापीय जो विद्युत केंद्र हैं वो दिखाए जा रहे हैं, ऊर्जा के केंद्र। ये रावत भाटा हो गया, जो कि कहाँ है, राजस्थान में है। नरौरा आपका उत्तर प्रदेश में हो गया, और कैगा आपका कर्नाटक में हो गया। ये गुजरात जो आपका, और ये आपका महाराष्ट्र में हो गया तारापुर, और ये काकरापारा गुजरात में हो गया। और तापीय ग्रह तो ये देख ही रहे हैं आप कितने सारे, है ना। इनको देख लीजिए, कल्चर में ये कोरबा, अमरकंटक, सिंगरौली, रिहिंद, बरौनी। तो रिहिंद जो है आपका इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में है। पनकी भी उत्तर प्रदेश में है। हरदुआगंज भी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। तो इन्हें ध्यान रखिएगा, ये क्योंकि उत्तर प्रदेश से है तो पूछा जा सकता है। आगे देखिए, गेल द्वारा निर्मित पहली 1700 किलोमीटर लंबी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर (HVJ) क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन ने मुंबई हाई और बेसिन गैस क्षेत्रों को पश्चिमी और उत्तर भारत के विभिन्न उर्वरक और बिजली और औद्योगिक परिसरों को जोड़ा। इन गैस पाइपलाइनों ने भारतीय गैस बाजार के विकास को गति प्रदान की। कुल मिलाकर भारत में गैस बुनियादी ढांचे के विस्तार और क्रॉस कंट्री पाइपलाइन में 1700 किलोमीटर से बढ़कर कितना हो गया, ये 850 किलोमीटर तक 10 गुना से अधिक हो गया। और पूर्वोत्तर राज्यों सहित देश भर में सभी गैस स्रोतों और उपभोक्ता बाजारों को जोड़कर गैस ग्रिड के रूप में जल्द ही 34,000 किलोमीटर से अधिक तक पहुंच की संभावना है। विद्युत। आधुनिक विश्व में विद्युत का उपयोग इतने ज्यादा विस्तृत है कि इसे प्रति व्यक्ति उपभोग के विकास का सूचकांक माना जाता है। विद्युत मुख्यतः दो प्रकार के उत्पादन के लिए की जाती है: प्रवाही जल से जो हाइड्रो टर्बाइन चलाकर जल विद्युत उत्पन्न करता है, और अन्य ईंधन जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के जलाने से टर्बाइन चलकर ताप विद्युत उत्पन्न करता है। एक बार उत्पन्न हो जाने के बाद विद्युत एक जैसी ही होती है। अब अगर तेज बहाव से जल विद्युत उत्पन्न की जाती है, जो कि एक नवीनीकरणीय योग्य संसाधन है। मतलब इसका बांध बना के आप कई जगह पर ऐसी जल विद्युत बना सकते हैं। ये नवीनीकरणीय है, ये नष्ट नहीं होगा, इससे विद्युत बनाते ही जा सकते हैं। भारत में अनेक कोयले से, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो कोयला खत्म हो गया तो फिर वो पुनः नहीं उसका चक्रण हो सकता है। तो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं जो कि विद्युत ऊर्जा उत्पादन करती हैं, जैसे भाखड़ा नांगल, दामोदर कारपोरेशन और कोपली हाइडल परियोजना। ताप विद्युत कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के प्रयोग से उत्पन्न की जाती है। ताप विद्युत ग्रह अनवीनीकरणीय योग्य जीवाश्म ईंधन का प्रयोग कर विद्युत उत्पन्न करते हैं। अपने राज्य में ताप विद्युत ग्रह की जानकारी ये तो आपको बताया था अभी मैंने कि कौन सा है, यहाँ पर नरौरा। आगे देखिए, गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन। गैर परंपरागत ऊर्जा के बढ़ते उपभोग ने देश में कोयला, तेल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों पर
अत्यधिक निर्भर कर दिया है। गैस व तेल की बढ़ती कीमतें, इनकी संभाव्य कमी ने भविष्य की ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा के प्रति अनिश्चितताएं उत्पन्न कर दी हैं। इसके राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि पर गंभीर प्रभाव पड़ रहे हैं। इसके अतिरिक्त जीवाश्मी ईंधन का प्रयोग गंभीर पर्यावरणीय समस्या, मतलब कहीं न कहीं प्रदूषण भी बढ़ा रहा है, कुछ न कुछ नुकसान कर रहा है पर्यावरण को। अतः नवीनीकरणीय योग्य संसाधन जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जैविक ऊर्जा, अपशिष्ट पदार्थ जनित ऊर्जा का उपयोग बहुत ही जरूरी हो गया। कौन कौन सी है? सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, जैविक ऊर्जा है और अपशिष्ट पदार्थ जनित ऊर्जा के उपयोग से बहुत जरूरत है। ये ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन, अगर जो परंपरागत साधन पूछेगा तो जो हो गया पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, प्राकृतिक गैस हो गई। लेकिन अगर जो गैर परंपरागत पूछता है तो गैर परंपरागत में क्या होता है, उनका पुनः चक्रण किया जाता है। जैसे सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई, ज्वारीय ऊर्जा, जैविक ऊर्जा, अपशिष्ट पदार्थ जनित ऊर्जा। भारत में धूप, जल और जीव भार साधनों में समृद्ध है। भारत में नवीनीकरणीय योग्य ऊर्जा संसाधनों के विकास हेतु वृहद कार्यक्रम भी बनाए गए हैं। परमाणु और अपारमाणविक ऊर्जा। परमाणु और अपारमाणविक ऊर्जा की संरचना को बदलने से प्राप्त होती है। जब ऐसा परिवर्तन किया जाता है तो ऊष्मा के रूप में काफी ऊर्जा मुक्त होती है और इसका उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में किया जाता है। यूरेनियम और थोरियम कहाँ? झारखंड और राजस्थान की अरावली श्रृंखलाओं में पाए जाते हैं। इनका प्रयोग परमाणु और आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। केरल में मिलने वाले मोना मोनाजाइट रेत में भी थोरियम की कुछ बहुत मात्रा पाई जाती है। भारत में मानचित्र पर 6 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की अवस्थिति दिखाई गई। अब देखिए आते हैं सौर ऊर्जा के बारे में। सौर ऊर्जा, भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है। यहाँ पर सौर ऊर्जा के दोहन की असीम संभावनाएं हैं। फोटो वोल्टोइक प्रौद्योगिकी को धूप के सीधे सीधे विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। भारत के ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में सौर ऊर्जा तेजी से लोकप्रिय हो रही है। कुछ बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र देश के विभिन्न भागों में स्थापित किए गए हैं। ऐसी अपेक्षा है कि सौर ऊर्जा के प्रयोग से ग्रामीण घरों में उपलों और लकड़ी पर निर्भरता को न्यूनतम किया जा सकेगा। फलस्वरूप यह पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान देगा और कृषि के खाद्य की पूर्ति भी होगी। अब यहाँ पर देखिए चित्र दिखाया गया है सौर ऊर्जा संचालित इलेक्ट्रॉनिक दूध परीक्षण उपकरण। अब आते हैं पवन ऊर्जा। भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन की महान संभावना है। भारत में पवन ऊर्जा फार्म का विशालतम पेटी तमिलनाडु के नागरकोलाई से मदुरई तक अवस्थित है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, कहाँ है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र तथा लक्षद्वीप में भी महत्वपूर्ण पवन ऊर्जा के फार्म है। नागरकोइल और जैसलमेर देश में पवन ऊर्जा के प्रभावी प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। कहाँ कहाँ? नागरकोइल और जैसलमेर। बायोगैस के बारे में आप डिस्कस करेंगे। ग्रामीण इलाकों में झाड़ियों, अपशिष्ट, कृषि अपशिष्ट, पशुओं और मानव जनित अपशिष्टों के उपयोग से घरेलू उपभोग हेतु बायोगैस उत्पन्न की जाती है। जैविक पदार्थों के अपघटन से बायोगैस उत्पन्न होती है। इसकी तापीय क्षमता मिट्टी के तेल, उपले और चारकोल की अपेक्षा अधिक होती है। बायोगैस संयंत्र नगरपालिका, सहकारिता और निजी स्तर पर लगाए जाते हैं। पशुओं के गोबर को प्रयोग करने वाले संयंत्र को भारत में गोबर गैस प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। ये किसानों को 2 प्रकार से लाभान्वित करते हैं, एक ऊर्जा के रूप में, दूसरा उन्नत प्रकार के उर्वरक के रूप में। बायोगैस अब तक पशुओं के गोबर का प्रयोग करने में दक्ष है। यह उर्वरक की गुणवत्ता को बढ़ाता है और उपलों और लकड़ी को जलने से होने वाले वृक्षों के नुकसान को रोकता है। और ये कुछ इस तरह प्लांट बनाए जाते हैं, गोबर गैस के बायो संयंत्र प्लांट। ये देखिए अब आते हैं हम ज्वारीय ऊर्जा के बारे में। महासागरीय तरंगों के प्रयोग विद्युत ऊर्जा के लिए किया जाता है। संकरी खाड़ी के आर पार बाढ़ द्वारा बनाकर बांध बनाए जाते हैं। उच्च ज्वार इसकी संकरी खाड़ीनुमा प्रवेश द्वार से पानी भीतर भर जाता है और बंद होकर बांध में ही रह जाता है। बाढ़ द्वार के बाहर ज्वार उतरने पर बांध को पानी में इसी रास्ते से पाइप द्वारा समुद्र में
तरफ बहाया जाता है और इसे ऊर्जा उत्पादक टरबाइन की ओर ले जाया जाता है। भारत में खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, पश्चिम तट पर गुजरात में और पश्चिम बंगाल में वन क्षेत्रों में गंगा के डेल्टा और ज्वारी तरंगे द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने की आदर्श दिशाएं उपस्थित हुई। अब आते हैं भूतापीय ऊर्जा। पृथ्वी के आंतरिक भागों से ताप का का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। आंतरिक भागों के ताप का प्रयोग कर की जाने वाली ऊर्जा भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। भूतापीय ऊर्जा इसलिए अस्तित्व में होगी क्योंकि गहराई के साथ पृथ्वी की प्रागामी ढंग से तृप्त हो जाती है। जहां भी भूतापीय प्रवणता अधिक होगी वहां उथली गहराइयों पर भी अधिक तापमान होता है। ऐसे क्षेत्रों में भूमिगत जल चट्टानों से उष्मा के अवशोषण कर तृप्त हो जाता है और इतना तृप्त हो जाता है यानी कि इतना गर्म हो जाता है यह पृथ्वी की सतह की कठोर सतह की ओर उठता है। यह भाप में परिवर्तित हो जाता है और इसी भाप का उपयोग टरबाइन के चलाने और विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। भारत में सैकड़ों वर्षों से गर्म पानी के चश्मे हैं जिनका उत्पादन विद्युत में प्रयोग किया जा सकता है। भू तापीय ऊर्जा के दोहन के लिए भारत में दो प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू की गई हैं। एक हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण के निकट पर्वतीय चोटी में स्थित है, दूसरी लद्दाख के पूगा घाटी में स्थित है। ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण, यहाँ से क्वेश्चन बनने का चांसेस है। ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण, एक तो ऊर्जा कितने कहां से मिलेगा और उसका संरक्षण। आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा का आधारभूत आवश्यकता है। आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक सेक्टर, कृषि, उद्योग, परिवहन, वाणिज्य और घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए